गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका मतलब सेल के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में 99% क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और जो ये टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कंफर्म है कि आने ही होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आइए देखते हैं, हम एक एक पॉइंट को एकदम डीप में समझाएंगे और उसके बाद एमसीक्यूज भी करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी जो फर्स्ट आप थोड़ा सा एक आप काम कर सकते हैं कि अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो हमारे लिए ये अच्छा होगा कि जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जो कंटेंट देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए। वो चाहे वो किसी 9 to 12 के स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की हो या फिर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो आपके सबसे हाई लेवल एग्ज़ाम होते हैं, अगर उस टाइप के भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उन स्टूडेंट को भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट कंटेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका है कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कोशिका से बनते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है और हमारे लिए कोशिका क्यों ज़रूरी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका मतलब सेल के बारे में। कोशिका आपका जो होता है वो नॉर्मल 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक आपका होता है प्लांट सेल्स और एक आपका होता है एनिमल सेल्स। तो जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होते हैं वो 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। इसे देखिए टाइप्स में नहीं लेंगे हम, प्रकार जो होता है सेल्स का वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2 तरह से कोशिका होते हैं, एक प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एक एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिफरेंट होता है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंट के बारे में, क्या डिफरेंट है इसमें, फिर हमें एक एक पॉइंट करके जानेंगे। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल केस में बात करें, सेल जिसे हिंदी में कोशिका के नाम से जाना जाता है, वास्तव में कोशिका को सबसे छोटी यूनिट माना गया है, मतलब कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई माना गया है। तो क्या अगर कोशिका को आधारभूत इकाई कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारे पर्सन के लिए, मतलब ह्यूमन पर्सन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज के लिए सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तभी इसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कोशिका को जीवन का भौतिक आधार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका से ही एक ह्यूमन बॉडी तैयार हुई है। अगर आपके बॉडी में कोशिका नहीं होती या कोशिका इस पूरे यूनिवर्स में नहीं होता तो आपकी बॉडी भी तैयार नहीं होती, क्योंकि कोशिका के ही निर्माण से एक ह्यूमन बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे शरीर के लिए कोशिका कितनी ज़रूरी है। अगर कोशिका नहीं तो हम नहीं, तो आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब देखिए, कोशिका है क्या, हम कोशिका की डेफिनेशन बताते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, मतलब इससे इंग्लिश में बात करें हम तो कोशिका की डेफिनेशन आप बता सकते हो, इट इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है और इसी इकाई से जीव का जीवन प्रारंभ होता है। अब देखिए, कोशिका क्या करता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई सेल है तो उसका डिवीज़न होगा। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो न्यू क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, तो क्या हुआ, एक आगे जनरेशन बढ़ती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका जो हमारा होता है वो डिवीज़न करता है कुछ इस तरीके से, मतलब एक कोशिका है और कोशिका डिवीज़न करके 2 नए सेल बनाता है।
है ना। तो इस तरीके से आपका 2 सेल का निर्माण हो गया। फिर यही कोशिका डिवीज़न करता है, 2 सेल का निर्माण कराता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही प्रोसेस चलते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुप बन गया कोशिका का, ठीक है। तो ग्रुप जब बन जाता है तो ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कोशिका का डिवीज़न होना और कई सारे कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब कि कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। आपका बात समझ में आ गई। जब सेल का डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद बहुत सारे सेल का निर्माण होगा और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। उसी प्रकार आपका टिश्यू भी वर्क करेगा, मतलब डिवीज़न करेगा, ठीक है। तो डिवीज़न करने के बाद बहुत सारे टिश्यू का निर्माण होगा। तो बहुत सारे टिश्यू का जो निर्माण होगा तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो समूह है वो ऑर्गन्स कहलाएगा। मतलब कि जो आपके ऊतक होते हैं, ऊतक के जो समूह होते हैं, कई सारे ऊतकों को मिलाकर हम ऑर्गन्स को तैयार करते हैं। हमारा जो ऑर्गन्स है वो ऊतक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्या? टिश्यू, ऑर्गन्स। अब जब ऑर्गन्स आपके मिल गए, जैसे कि आपके ऑर्गन्स क्या है? आपका स्टोमक हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपकी किडनी हो गई, है ना, हार्ट हो गया, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन भी हो गया। समझ में आ रहा है बात? मतलब कई सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, आई, नोज, इस तरीके से कई सारे ऑर्गन हो गए। तो एक ऑर्गन का ग्रुप बन गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि अब जैसे मान लेते हैं हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट का काम होता है सर्कुलेशन करना, लेकिन इसे एक सिस्टम में रख दिया गया है। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। लंग्स है, ठीक है। लंग्स का काम क्या होता है? सबको पता है। तो लंग्स को हम क्या कह दिए? एक सिस्टम बना दिए, ठीक है। आपका क्या हो गया? नेक्स्ट आपका है लंग्स में कौन सा सिस्टम बनता है भाई? तो आप कहोगे मैम लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन। आपका किडनी हो गया, तो किडनी से क्या करते हो मैम? एक्सक्रेशन सिस्टम बन गया। भाई हमारे बॉडी में जो रिमूवल चीज़ें होती हैं तो किडनी से छनकर उसका जो ब्लड होता है वो छनकर रिमूव होता है, तो किडनी है तो एक्सक्रेशन सिस्टम हो गया। मैम स्टोमक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। और भी जितने भी ऐसे ही सिस्टम बनते हैं। मैम अगर रिप्रोडक्शन है, प्रजनन कर रहा है वो, है ना, बच्चों को जन्म दे रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया। और एक ऑर्गन सिस्टम से ही हमारी बॉडी बनती है, क्योंकि हमारे बॉडी में है क्या? हमारे बॉडी में मैम हार्ट है, हमारे बॉडी में आपका लंग्स है, मैम किडनी है, वृक्क है, हाँ, आईज है, नोज है, ऑर्गन्स ही तो हैं, ऑर्गन सिस्टम ही तो है मैम। यही पूरे सिस्टम मिलकर क्या बना दिए? एक ऑर्गेनाइज्म बना दिए। मतलब मैम एक ह्यूमन बॉडी हमारी तैयार हो गई, एक बॉडी तैयार हो गई। बात समझ में आ गया? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एक सेल के समूह से हमारी बॉडी बनी। मतलब कि जो ह्यूमन की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक सेल से तैयार हुई है। इसलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये हुआ। तो सेल से टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ये ह्यूमन तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं भाई कि कोशिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है, और कोशिका इसी को कहते हैं इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यही आपकी कोशिका की डिफिनेशन है। देखो यहाँ पर संसार में जितनी भी छोटी मोटी कोशिकाएं हैं उन सभी से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, उन सभी से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं। देखिए आप किसी भी एक टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसा कि लंग्स पढ़ते हैं, किडनी पढ़ते हैं, तो उन सबको
एक ग्रुप में रखा जाता है ना, कि आपको इस ग्रुप को पढ़ना है, इस ग्रुप को पढ़ना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है, तो सबका अलग अलग डिफरेंस है ना, मतलब सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उसी तरीके से सेल का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। मतलब कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब कि जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना है कोशिका के बारे में इसके अध्ययन करते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की, जो लिविंग सेल्स होते हैं, उसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। तो लिविंग सेल्स की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा, 1665 में रॉबर्ट हुक थे, 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। इसकी स्टडी साइटोलॉजी में की जाती है। आते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, मतलब कोशिका के सिद्धांत क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन, जिन्होंने पादप कोशिका पर 1838 में, और स्वान, मतलब दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन एंड स्वान थे, एक पादप कोशिका पे और एक जंतु कोशिका पे। तो जो स्लाइडेन थे वो पादप कोशिका में और स्वान थे वो जंतु कोशिका में। इन्होंने काफ़ी स्टडी किया और एक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, मतलब कि सिद्धांत को प्रस्तुत इन्होंने किया और इन्होंने कुछ बातें बताई कोशिका सिद्धांत में। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई होती हैं। ये बात कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताई थी, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि ऊतकों का निर्माण भी कोशिका से होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन। तो ऊतकों का निर्माण किससे बनता है, ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कोशिका के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिका तथा उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। वही बात मैंने रिपीट की। तो ये पॉइंट इन्होंने कोशिका सिद्धांत में लिखी थी। उसके अलावा एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका क्या है, लिविंग सेल है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ अपवाद मैं आपको बताने वाली हूँ जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आपको फंसा देता है। जैसा कि यहाँ पे है, कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है वायरस। वायरस में डीएनए आरएनए में से कोई भी एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है वायरस। और वायरस क्यों, क्योंकि वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो वायरस का डिस्कवर किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। ठीक है, ये अपवाद है, मतलब कि वायरस जो है वो एक्सेप्शन में ले लो, अपवाद में ले लो। ठीक है, सेल के अकॉर्डिंग ये अपवाद है। इसके डिस्कवर इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पे किया था। और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि अगर किसी ह्यूमंस में या किसी भी लिविंग बींग्स में वायरस जाता है तो वो लिविंग्स है, अगर वहाँ से बाहर आता है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है। मतलब होस्ट के बॉडी में है तो लिविंग और बाहर है तो नॉन लिविंग। इसीलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। क्योंकि लिविंग्स और नॉन लिविंग के बीच की अगर कड़ी नहीं कहते हैं भाई, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों हैं। यदि उन्हें रिप्रोडक्शन करना है तो होस्ट की बॉडी में जाना ही जाना है, क्योंकि नॉन लिविंग भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं। तो भाई अगर आप रिप्रोडक्शन तभी कर पाओगे जब लिविंग होगे, क्योंकि लिविंग के कैरेक्टर तो यही कहते हैं ना कि अगर कोई लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा। तो सिंपल सी बात है
कि उसे ग्रोथ करने या उसे रिप्रोडक्शन करने के लिए लिविंग्स की बॉडी में जाना ही पड़ता है। तो जैसे ही लिविंग्स की बॉडी में गया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका लिविंग्स कहलाएगा। मतलब जैसे ही किसी ह्यूमन या होस्ट के बॉडी में गया तो वो लिविंग्स कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है कि इसमें स्वतंत्र विभाजन एवं प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि वायरस भी देखो क्या होता है, सेल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि सीधी सी बात है खुद से नहीं कर सकता जब तक होस्ट की बॉडी में नहीं जाएगा। और इसमें विभाजन की भी कैपेसिटी नहीं होती है। किसी भी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जब किसी को जीवित कोशिका में जाएगा तभी ये रिप्रोडक्शन कर पाएगा, तभी अपने आप को विभाजन कर पाएगा। इसीलिए इसे अपवाद में रखा गया है। अब हम आते हैं कुछ और भी पॉइंट में। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लिविंग सेल्स की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। लेकिन सब कुछ सब लोगों ने बताया, कोशिका कैसे बनी, मानव का शरीर कैसे बना, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताया कि कोशिका मतलब नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। भाई हमारे शरीर में कोशिका तो पाई जाती है, मरता है, जीता है, खत्म होता है ना, लेकिन नए सेल का निर्माण कैसे होता है। तो नए सेल का निर्माण रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नए सेल का निर्माण सेल डिवीजन के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जब सेल डिवीजन करता है तो नए कोशिका का निर्माण होता है। तो ये बात रुडोल्फ विर्चो ने ही बताई थी। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नए कोशिका का निर्माण उसके विभाजन से होता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्होंने एक पॉइंट और बताया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, अक्सर यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि सिद्धांत का समर्थन नागेली एवं पुरोकोन्स ने किया था। देखिए जो आपका रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नए कोशिका का निर्माण कैसे करते हैं, ये सारी बातें तो बता दी थी, लेकिन इसका जो समर्थन किया गया था वो नागेली और पुरोकोन्स के द्वारा किया गया था। तो अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्कवर्ड से हैं, जैसा कि आधुनिक कोशिका विभाजन के जनक सीपी स्वानसन को माना जाता है, जो आधुनिक कोशिका विभाजन है। ठीक है, मतलब आधुनिक कोशिका विभाजन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन होंगे भाई, सीपी स्वानसन होंगे। ठीक है, भारतीय कोशिका विभाजन के जनक AK शर्मा को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपके पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा कोशिका किस में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं पर सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर पूछता है, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और लंबी कोशिका की जब बात करें तो लंबी कोशिका आपका न्यूरॉन्स है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स है। सबसे छोटी कोशिका पूरे यूनिवर्स में माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका पूरे यूनिवर्स में शुतुरमुर्ग के अंडे में है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, तब आप बताओगे RBC। ठीक है, क्या बताओगे, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका लाल रुधिर कणिका को कहते हैं, और उससे भी छोटी कोशिका होती है ग्रैनुअल सेल्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रैनुअल सेल्स का जो साइज होता है वो 4.5 के होता है। मतलब यहाँ पे सॉरी ये कह सकते हो कि जैसे क्या होता है कि कुछ पॉइंट कम होते हैं RBC से, तो ग्रैनुअल सेल्स को ज़्यादा लिया गया है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपका ग्रैनुअल सेल्स नहीं दिया होता, RBC दिया होता है, तो 90% RBC दिया होता है। कुछ लोगों को ग्रैनुअल के बारे में मालूम है, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियल है, वो सबसे छोटी जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो ग्रैनुअल सेल्स होती है। ठीक है, और बाकी ये जो आपका होता है वो 5 माइक्रोन का होता है RBC, उससे छोटी होती है 4 पॉइंट कुछ करके, तो इसलिए ग्रैनुअल्स को माना गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप RBC याद रखिए, ग्रैनुअल भी याद रखिए, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे।
लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो आपको कौन सा लगाना है, आरबीसी लगाना है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, पूरी यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे PPLO के नाम से जानते हैं, इसको प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है और इसे पादप कोशिका का जोकर भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका का जोकर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पादप कोशिका का जो जोकर है वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जैसा दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। देखिए, अभी आप कहोगे कि मैम आपने अभी बताया कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। ये जो पूछा गया है ना, वो किसमें पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा जो रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप बताओगे शुक्राणु स्पर्म होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है प्रजनन कोशिका। सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। लेकिन ऐसा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना है, मानव शरीर में आपकी देखिए आपकी न्यूरॉन्स होती है जो लंबी कोशिका में, इसको काउंट किया गया है लंबी कोशिका में। ठीक है, लेकिन बड़ी कोशिका में अंडाणु को रखा गया है, छोटी कोशिका में शुक्राणु को रखा गया है। पूरी यूनिवर्स में बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे में रखा गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, न्यूरॉन्स लंबी कोशिका होती है, ना कि बड़ी में होती है लंबी कोशिका। लेकिन बड़ी कोशिका अंडाणु भी आप लगा सकते हो, ओवम भी कह सकते हो। ठीक है, जैसा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स को माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ फैक्ट क्वेश्चंस बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये आपका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्लांट सेल्स क्या होता है, एनिमल सेल्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्या होते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक एक करके आपको इसके सारे जितने भी इसमें आपके नेम दिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटर्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, शेल वॉल, साइटोप्लाज्म, है ना, राइबोसोम, पैराक्सिसोम, ये सारे पे हम एक एक करके डिस्कशन आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, कराएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को लेकर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस आपके देखिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी आपके सेल से संबंधित डिस्कवर्ड वाले क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में देख लीजिए आप लोग। देखिए, फोलिक फोंटाना जो केंद्रक के अंदर संघनित भाग केंद्रिका होता है। ठीक है, तो केंद्रिका की जो खोज की थी वो फोंटानक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1774 ईस्वी में। केंद्रिका क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि केंद्रिका की खोज फोंटानक ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ठीक है, जीव द्रव जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसका डिस्कवर्ड डुजर्डिन ने किया था। ठीक है, डुजर्डिन ने जीव द्रव की खोज की थी और कहीं कहीं पे पुरकिंजे भी दिया होता है। तो डुजर्डिन जो थे, ठीक है, उन्होंने नामकरण किया था और पुरकिंजे ने डिस्कवर्ड किया था। कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अर्धतर दानेदार सजीव पदार्थ को पुरकिंजे ने 1839 में खोज किया था। अभी देखो, जीव द्रव की खोज यहाँ डुजर्डिन दिया है, फिर वहीं पर ये दे दिया है कि प्रोटोप्लाज्म को नाम किसने दिया था, तो आपको बताना है कि भाई पुरकिंजे ने। तो डुजर्डिन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, लेकिन इसको नाम देने का काम जो किया था वो पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म नाम ये पुरकिंजे ने 1839 में दिया था। वहीं पर डिस्कवर्ड जो डुजर्डिन ने जीव द्रव की किया था। 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक ने श्लाइडेन ने बताया कि पादप शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। वहीं पर 1839 में जंतु वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 1855 में विर्चो ने, जिसे रुडोल्फ विर्चो ने कहते, रुडोल्फ विर्चो पूरा नाम है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। 1861 में मैक्स सुल्ज ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। ये बात मैक्स सुल्ज ने बताया था। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाकर कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया।
ठीक है। फ्लेमिंग जो थे उन्होंने क्रोमैटिन, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, मतलब क्रोमैटिन का छोटा पार्ट क्रोमोसोम का छोटा पार्ट क्रोमैटिन होता है। तो क्रोमैटिन का पता लगाया किसने? फ्लेमिंग के द्वारा। उन्होंने बताया कि कोशिका विभाजन के बारे में बताया, ठीक है, कैसे क्या होता है। और नेक्स्ट है आपका क्या भाई, यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट है 1883 में सिचंबर ने पढ़हरित मतलब क्लोरोफिल की खोज की थी 1883 में सिचंबर ने, ठीक है, तो याद रखना है आपको। स्टार्सबर्ग ने 1884 में बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं। ये बात स्टार्सबर्ग ने बताया। गुणसूत्र का नामकरण वोल्डेयर ने किया था, लेकिन खोज किसने किया था? आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दो, ठीक है, कौन से सैंडविच से जल्दी से बता दो। इनका कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, अभी माइंड में बिल्कुल नहीं है। गुणसूत्र का डिस्कवर्ड स्टार्सबर्गर, ठीक है, स्टार्सबर्गर ने गुणसूत्र का डिस्कवर किया था और वोल्डेयर ने इनका नामकरण किया था। वहीं पर तारककाय क्या होता है? कोशिका के अंदर कोशिकांग कुछ पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें से एक आपका तारककाय भी है। तो तारककाय का डिस्कवर टी बावेरी द्वारा किया गया था। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, सिर्फ डिस्कवर्ड आपको मैं अभी केवल याद करा रही हूँ कि पढ़ाते वक्त आप अपने माइंड में सोचते रहोगे तो याद होने में आसानी होती है। फिर उसके बाद आता है 1890 में रिचर्ड वर्ल्डमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है, और बायोप्लास्ट नाम दिया था इसे। डिस्कवर करने के बाद इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान ने नहीं दिया था, इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। 1897 से 98 में सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण हुआ था वो सीबेंडा द्वारा हुआ था। इन्होंने बताया कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के नाम से जानेंगे। राइबोसोम का खोज 1955 में पैलाडे द्वारा किया गया। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1958 में किया। गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग जिसे पेलिकल कहते हैं, तो पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। ये बताया गुणसूत्र का, मतलब ये पॉइंट बताया इन्होंने कि गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो पेलिकल कहलाता है, और पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। 1998 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण का, मतलब गोल्जी काय का डिस्कवर किया था। गोल्जी काय का डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है, इसे गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटर्स कई नाम से जानते हैं। 1888 में टी बावेरी ने तारककाय की खोज की थी, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह मैंने आपको डिस्कवर्ड से संबंधित कुछ आपको प्रश्न बताए, जो लगभग क्वेश्चंस आपको डिस्कवर्ड से बता दिया गया है। कुछ आपके बचे हुए हैं जो आपको एक एक करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप एक शेयर करते हो तो आपको मालूम होगा कि कितना ज़्यादा, मतलब हमें खुशी मिलेगी जब ये थोड़ा सा वायरल होगा। अभी टाइम लग रहा है क्योंकि नया चैनल है, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट और आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, जो आप लोग बिल्कुल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते हैं। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।